नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। नीम कोटेड यूरिया से बंद होगा मिलावटी कारोबार। भारत सरकार की पहल पर गन्ना किसानों का होगा भुगतान। आधुनिक संसाधनों से लैस होंगे कृषि विज्ञान केंद्र। रबी बीजों का पंजीकरण खुला। जल संरक्षण की ओर एक कदम और असली नकली उर्वरकों की पहचान। अब कृषि समाचार विस्तार से। भारत सरकार द्वारा नीम कोटेड यूरिया को प्रोत्साहन देने से यूरिया की कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा। सरकार किसानों के लिए यूरिया पर अरबों रुपए अनुदान देती है। इसका फायदा दूसरे उद्योग धंधे वाले भी उठाते हैं। यूरिया का उपयोग प्लाईवुड उद्योग, नकली दूध को बनाने, छपाई उद्योग आदि में किया जाता है। नीम कोटेड यूरिया आने से यूरिया का उपयोग इन कामों में नहीं हो पाएगा। नीम कोटेड यूरिया के कई फायदे हैं, जैसे ये खेतों में बहुत धीरे धीरे घुलेगा। इससे भूजल प्रदूषित नहीं होगा। यूरिया वातावरण में भी घुलता है। नीम कोटेड होने के कारण वायु प्रदूषण नहीं होगा। खेत में उपस्थित दूसरे पोषक तत्वों की उपयोग क्षमता बढ़ेगी। इससे यूरिया के प्रयोग में 10 से 15% की कमी आएगी। नीम का अंश होने के कारण फसल में रोग और कीटों से बचाव होगा। पोषक तत्वों का पूरा उपयोग होगा और उपज में भी बढ़ोतरी होगी। प्रदेश के गन्ना किसानों के पिछले पेराई सत्र के गन्ना मूल्य भुगतान की राह आसान हो गई है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मिले जुले प्रयासों से ऐसा संभव हो सका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के गन्ना किसानों को उनके बकाये का भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को 1 साल के लिए 6,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण की स्वीकृति दी है। इस ऋण की शर्तें भी आसान कर दी गई हैं। वहीं राज्य सरकार के अनुपूरक बजट में किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए सहकारी चीनी मिल्स संघ को 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। निजी चीनी मिलों के लिए भी 2,000 करोड़ रुपयों की राहत राशि की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार द्वारा 1 वर्ष के लिए दिए जा रहे 6,000 करोड़ रुपयों में से उत्तर प्रदेश के निजी चीनी मिलों के हिस्से में 1,600 करोड़ रुपए और सहकारी चीनी मिलों के हिस्से में 89 करोड़ रुपए आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि निजी चीनी मिलों पर इस समय कुल 7,096 करोड़ और सहकारी चीनी मिलों पर 433.17 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान बकाया है। केंद्र और राज्य सरकार की इस पहल से किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान का रास्ता साफ हुआ है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि देश भर में किसानों के हित में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों का बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए उन्हें आधुनिक संसाधनों से लैस किया जाएगा। हर केंद्र पर कम से कम 10 वैज्ञानिक स्टाफ की तैनाती की जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्रों की निगरानी के लिए पटना, पुणे और गुवाहाटी में 3 नए निदेशालय स्थापित किए जाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्रों की हालत जांचने के लिए भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया था। समिति के सिफारिशों पर ये कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने नए कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की जगह पुराने केंद्रों को आधुनिक बनाने का फैसला किया है। इन केंद्रों पर कुशल और प्रशिक्षित स्टाफ, इमारतें, संसाधन, पर्याप्त भूमि, नलकूप, ट्रैक्टर, आवागमन के लिए जीपें, मोटरसाइकिल और दूसरे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। देश के कुल 642 कृषि विज्ञान केंद्रों में से 50 केंद्रों को विशेष केंद्र का दर्जा दिया जाएगा। यहां किसानों के प्रशिक्षण का प्राविधान किया जाएगा। इन तमाम कामों पर भारत सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। रबी 2015 के लिए पारदर्शी किसान सेवा योजना में 20 सितंबर तक पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण करने के बाद 25 सितंबर तक किसान भाई विकास खंडों के विक्रय केंद्र पर अपना नाम देख सकते हैं। इसके बाद किसान अपनी इच्छा अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विकास खंड के किसी भी निर्धारित विक्रय केंद्र से पूरे मूल्य पर गेहूं, चना, मटर, मसूर, राई, सरसों आदि के प्रमाणित बीज खरीद सकेंगे। यह बीज 2 हेक्टेयर की सीमा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को उपलब्ध कराया जाएगा। इस बीज पर किसानों को मिलने वाला अनुदान बीज खरीद के 15 दिन के अंदर किसान के खाते में भेज दिया जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान भाई अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी, उप कृषि निदेशक अथवा टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जल संरक्षण आज के युग की सबसे जरूरी पहल है। मानसून की बेरुखी, भूजल के गिरते स्तर,
तथा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता की कमी के कारण निकट भविष्य में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खुदवाए जा रहे तालाब जल संरक्षण के प्रति एक सुखद और सार्थक पहल है। मुख्यमंत्री जल बचाओ योजना के तहत राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में खोदे जाने वाले 518 तालाबों में से 129 तालाबों की खुदाई की जा चुकी है। मनरेगा के तहत खोदे जा रहे इन तालाबों में ग्रामीण बेरोजगारों को काम तो मिल ही रहा है, जल संरक्षण को भी बल मिल रहा है। जरूरत इस बात की है कि जिन क्षेत्रों में इन तालाबों की खुदाई की जा रही है, वहां के स्थानीय लोग इन तालाबों पर नजर रखें और इन तालाबों का रखरखाव करते रहें। खेती में आने वाले कृषि निवेशों में सबसे महंगा निवेश होता है रासायनिक उर्वरक। कभी कभी रासायनिक उर्वरक विक्रेताओं और निर्माताओं द्वारा नकली और मिलावटी उर्वरक बाजार में उतारने से किसान ठगा जाता है। आज हम कुछ ऐसे बिंदुओं की चर्चा करेंगे जिससे किसान भाई जान और परख सके कि उनके द्वारा खरीदा जा रहा उर्वरक असली है या नकली। किसान भाई, आप जब भी सुपर फॉस्फेट खरीदने जाएं तो इसकी पहचान इस प्रकार करें। सुपर फॉस्फेट सख्त, दानेदार, भूरा काला, बादामी रंग का होता है। इसका दाना आसानी से नहीं टूटता। यह चूर्ण रूप में भी मिलता है। इस दानेदार उर्वरक की मिलावट बहुधा DAP और NP के मिक्सचर उर्वरकों के साथ की जाने की संभावना बनी रहती है। इसके असली नकली होने की पहचान यह है कि इसे अगर तवे पर गर्म किया जाए तो इसके दाने नहीं फूलते, जबकि DAP व दूसरे कॉम्प्लेक्स के दाने गर्म करने पर फूल जाते हैं। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताजा औसत भावों की। गेहूं बिजनौर की मंडी में 1475 रुपए, सहारनपुर की मंडी में 1480 रुपए, मुरादाबाद की मंडी में 1475 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 1420 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल बिजनौर में 2160 रुपए, सहारनपुर में 2160 रुपए, मुरादाबाद में 2175 रुपए और शाहजहांपुर में 2005 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना बिजनौर में 4720 रुपए, सहारनपुर में 4950 रुपए, मुरादाबाद में 4720 रुपए और शाहजहांपुर में 4625 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर बिजनौर में 6900 रुपए, सहारनपुर में 7450 रुपए, मुरादाबाद में 6940 रुपए और शाहजहांपुर में 6910 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मूंग बिजनौर में 8400 रुपए, सहारनपुर में 6670 रुपए, मुरादाबाद में 8425 रुपए और शाहजहांपुर में 8240 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों बिजनौर में 3750 रुपए, सहारनपुर में 3900 रुपए और मुरादाबाद में 3785 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ बिजनौर में 2700 रुपए, सहारनपुर में 2650 रुपए, मुरादाबाद में 2700 रुपए और शाहजहांपुर में 2580 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन बिजनौर में 825 रुपए, सहारनपुर में 1040 रुपए, मुरादाबाद में 900 रुपए और शाहजहांपुर में 750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लौकी बिजनौर में 850 रुपए, मुरादाबाद में 960 रुपए और शाहजहांपुर में 660 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरी मिर्च बिजनौर में 1800 रुपए, मुरादाबाद में 1950 रुपए और शाहजहांपुर में 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू बिजनौर में 760 रुपए, सहारनपुर में 660 रुपए, मुरादाबाद में 850 रुपए और शाहजहांपुर में 700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन बिजनौर में 3760 रुपए, सहारनपुर में 3770 रुपए और शाहजहांपुर में 4350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर बिजनौर में 1550 रुपए, सहारनपुर में 1360 रुपए, मुरादाबाद में 1760 रुपए और शाहजहांपुर में 2080 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरा केला बिजनौर में 1070 रुपए, सहारनपुर में 1025 रुपए, मुरादाबाद में 900 रुपए और शाहजहांपुर में 1460 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सेब बिजनौर में 4250 रुपए, सहारनपुर में 4150 रुपए, मुरादाबाद में 3800 रुपए और शाहजहांपुर में 4600 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय जो मौसम है बरसात का है, लेकिन बरसात काफ़ी दिनों से काफ़ी कम हो रही है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो हमारे जो मत्स्य पालक भाई हैं जो तालाब में मछलियां संचयन कर रखा है, उसमें ध्यान देने वाली बात यह आती है कि उनके भोजन की व्यवस्था कैसे करें और जो बरसात के समय में जो बीमारियां लग जाती हैं उनसे हम उनका बचाव, उनका प्रबंधन कैसे करें। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर जो हम तालाब में मछली संचय करते हैं, एक उनका उत्पादन जो है वो बेहतर तरीके से आगे चलकर होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सामयिक स्तर पर जो मत्स्य पालक हैं वो मछलियों के लिए क्या प्रबंधन करें, और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद से प्राध्यापक डॉक्टर AP राव जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। धन्यवाद। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूं कि इस समय चूंकि जो बरसात का मौसम है और काफी समय से बरसात बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से कृषि में भी काफी दिक्कतें सिंचाई को लेकर हो रही है, और जो हमारे मत्स्य पालक भाईजान है वो जो तालाब में मछली संचय कर रखा है तो बीमारियों को लेकर, और तालाब में चूंकि पानी कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में किसान भाई क्या करें? जी देखिए, कहा जाता है कि जो बरसात का मौसम होता है वो मछलियों का मौसम होता है। इसी मौसम में मछलियां विकसित करती हैं, बढ़ती हैं, खाती हैं, पीती हैं, प्रजनन करती हैं और अंडे भी देती हैं, बच्चे भी देती हैं और अपने संख्या को बढ़ाती हैं। इसलिए हर नदी नाले जहां जहां पानी है वहां बरसात में प्रचुर मात्रा में मछलियां मिलती हैं। लेकिन आपने सही कहा, अपने प्रदेश में इस वर्ष पिछले 2 महीनों से यदि देखा जाए तो काफी कम बारिश हुई है और उसका प्रभाव मछली पालन पर भी पड़ा हुआ है। जी देखिए, ऐसा होता है कि कम से कम जो हमारे मछली जहां हम पालते हैं उन तालाबों में 1 से 1.5 मीटर तक पानी होना चाहिए। लेकिन जब बरसात कम होती है तो बहुत सारे ऐसे अनेक तालाब हैं जो वर्षा के ऊपर निर्भर करते हैं और उसमें पानी नहीं है या पानी का स्तर कम है।
अब जब पानी का स्तर कम हो जाता है तो अनेक प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं, जिसको मछलियां तो झेलती ही झेलती हैं, जो हमारे मत्स्य पालक हैं वो भी, उनको भी काफी परेशानी होती है। जैसे यदि पानी कम है तो जब पानी कम होता है तो ऑक्सीजन कम हो जाता है, तापमान बढ़ता है, पानी में जो भी ऑक्सीजन होता है उसको उड़ा देता है। तो एक तो पानी में ऑक्सीजन कम हो जाता है, दूसरा जब बरसात कम होती है तो घास फूस भी बंधों पर और आसपास तालाबों में भी उग जाते हैं, जिसमें मछलियों के जो शत्रु हैं वहां पनपते हैं, वहां उगते हैं, और ये घास अनेक प्रकार से हमारे जो पालने वाली मछलियां हैं उनको नुकसान करती हैं। सूर्य के प्रकाश को रोकती हैं, जो खाना दाना मछलियों के लिए है जो वो ले लेती हैं, जाल चलाने में दिक्कत होती है, उनके अनेक कीड़े मकोड़े जो शत्रु हैं वो उन घास फूस में छिपे रहते हैं जो मछलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह और कुछ कुछ ऐसे तालाब होते हैं जिसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा आता है या पानी बह के आता है, गांव से घूर का पानी आता है। उन तालाबों में यदि पानी कम है और तापमान बढ़ जाता है तो उनमें तो काफी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में मत्स्य पालक जो हैं विशेष रूप से इस मौसम में उनको अपने तालाबों का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जिससे मैं आपको बताऊं कि जैसे जिनमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है, पानी कम हो गया है, तो विशेष रूप से 2 बजे रात के बाद से ऑक्सीजन कम हो जाता है। यदि मत्स्य पालक ध्यान देंगे तो 4 बजे 5 बजे उनकी मछलियां ऊपर आने लगती हैं, मुंह ऊपर करके सांस लेने लगती हैं। ये बताता है, ये जो बताता है कि इसमें ऑक्सीजन कम है, और बड़ी मछलियां हैं तो वो ऑक्सीजन कमी के कारण 6 बजे 7 बजे वो मरने लगती हैं, और मरने के बाद डूब जाती हैं, फिर बाद में किसान को पता लगता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी हमारे मत्स्य पालक हैं जिनके तालाबों में पहले से मछली है, जिनमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं, किन्हीं कारणों से निकाल नहीं पाए हैं, तो उनको पानी का स्तर बनाए रखें, और ऐसी स्थिति आने पर वो डंडों से तालाब को चारों तरफ से पीटें, जिससे कि जो वातावरण में ऑक्सीजन है वो पानी में जाके घुल जाए और मछलियों को आराम मिले। यानी ये जो स्थिति है ये पहचान है इस बात की कि तालाब में ऑक्सीजन की कमी है। और ये सवेरे ही होता है, फिर जैसे धूप होगा दिन में ये इस तरह के चीजें दिखाई नहीं देती। और दूसरी चीज, यदि कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है तो चूने का प्रयोग जरूर अपने तालाबों में इस समय करें। चूना 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ की हम बात करें तो कम से कम 3 से 4 क्विंटल चूना लेकर और अब चारों तरफ पानी के अंदर छिड़कें, जिससे कि जो कुछ उससे बीमारियां भी कंट्रोल होती हैं तालाबों में, और ऑक्सीजन जो नीचे से कीचड़ से जो और गैसें निकलती हैं जो नुकसान करती हैं, जो ऑक्सीजन को कमी करती हैं और ज्यादा दिक्कत पैदा करती हैं पानी में, वो भी खत्म होता है। और जो ऐसे जो पानी कम होता है, जो काई लग जाती है और भी जो घास, हमने आपको बताया कि यदि मछलियां हैं तब तो वो चूना डालें, और काई यदि आ गई है या उसमें ज्यादा जलीय खरपतवार उग गए हैं तो उनको हाथ से ही निकालें, क्योंकि यदि कोई भी दवा डालेंगे, मछलियां हैं तो उनके मरने की संभावनाएं रहेंगी। और ज्यादा ऑर्गेनिक पदार्थ है तो इस समय खाना भी, जो मछलियों को वो खाना डाल रहे हैं बढ़ने के लिए, बढ़वार के लिए, उसको भी रोक दें, अभी ना डालें कुछ दिन तक। फिर जब पानी का स्तर बढ़ जाएगा, जो तापमान थोड़ा ठीक हो जाएगा, फिर वो खाना दाना जैसा वैज्ञानिक बताएंगे उस तरफ फिर प्रारंभ कर दें। क्या इस समय भी हमारे जो मत्स्य पालक हैं वो मछली के बच्चों का संचयन कर सकते हैं? एकदम आपने सही प्रश्न पूछा। यही सीजन है, हमने आपको बताया कि यही सीजन है कि जब मछली के बच्चे उपलब्ध हैं। लगभग प्रत्येक जिलों में सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट संस्थाओं ने अनेक मछली बीज उत्पादन केंद्र बना रखे हैं, जहां पर इस समय मछलियों के बच्चे उपलब्ध हैं। यदि मत्स्य पालक बंधुओं अभी तक आपने मछली के बच्चों को अपने तालाबों में संचय नहीं किया है तो आप अविलंब तैयारी करके और संचय कर लें, अन्यथा देर हो जाएगी तो मछली के बच्चे भी नहीं मिलेंगे और बढ़वार भी दिक्कत होगी। और जो प्रजातियां अगर चयन करना है तो वो देखिए, वैसे तो मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, सबका पालन नहीं करते। वैज्ञानिकों ने बहुत शोध के उपरांत कुछ ही प्रजातियों को जो खाने में अच्छी होती हैं, जिनका बाजार भाव होता है, जो बढ़ने में तेज होती हैं, जो बिक्री के यदि उससे देखा जाए तो अच्छी होती हैं उद्देश्य से, उसमें 3 देसी और 3 विदेशी मछलियां हैं जिनका वैज्ञानिकों ने सलाह दिया है। 3 देसी में, जिसको हम कतला या भाकुर बोलते हैं, ये अपनी देसी मछली है, ये बहुत तेज बढ़ती है, खाने में भी अच्छी होती है, बाजार भाव भी अच्छा होता है। दूसरी मछली अपने प्रदेश की है रोहू। रोहू मछली खाने में बहुत टेस्टी, इसका पूरे भारत में इसका बहुत अच्छा भाव मिलता है
और इसको हम पाल सकते हैं। तीसरी है नैन या नैनी भी बोलते हैं, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। ये भी अपनी देसी मछली है, ये भी पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। इसके अलावा 3 विदेशी मछलियां भी हैं जिनके बच्चे इस समय उपलब्ध हैं। इसमें सिल्वर कार्प, ये चांदी की तरह चमकती है और ये संसार की सबसे मीठे जल की सबसे तेज बढ़ने वाली मछली मानते हैं। खाने में उतनी टेस्टी तो अपनी मछलियों की तरह नहीं होता, लेकिन बढ़वार में बहुत तेज बढ़ती है ये। दूसरी विदेशी मछली है ग्रास कार्प, जैसा नाम से ही आपको है, ग्रास मतलब घास। पानी के अंदर जहां कहीं भी घास होती है, इस घास को खाकर खत्म करती है। ये भी बहुत तेज बढ़ती है, खाने में अच्छी होती है, बाजार भाव भी इसका अच्छा होता है। तीसरी मछली होती है कॉमन कार्प, जो संसार की सबसे ज्यादा पालने वाली मछली है। ये भी विदेशी मछली है, ये भी खाने में अच्छी होती है। तो इन 6 मछलियों को हम एक साथ एक ही तालाब में पालन कर सकते हैं, जिसको वैज्ञानिक मिश्रित मछली पालन कहते हैं। और ये मछलियां एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए तालाब में बहुत अच्छे से बढ़ती हैं और विकास करती हैं, और इनका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, जो कि बारिश के समय पे थोड़ी बीमारियों का प्रकोप भी ज्यादा रहता है, तो क्या कुछ बीमारियां हैं जो नुकसान पहुंचा सकती हैं? हाँ जी, देखिए बीमारियां तो कई, बरसात में पानी कम है, तापमान भी ज्यादा कम होता रहता है। तो ऐसे में हम आपको बताएं कि सभी किसान जो मत्स्य पालक हैं वो 3 से 4 क्विंटल चूना अपने तालाबों में डालें, और लाल दवाई 4 से 5 किलो लाल दवाई प्रति हेक्टेयर यदि मिलाकर छिड़कते हैं तो ये जितनी भी बीमारियां आने वाली हैं उससे निजात मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि चूंकि बरसात के मौसम में कैसे हम ध्यान रखें अपने तालाब में जो बच्चे हैं और जो बड़ी मछलियां हैं, और ताकि जो हमारे मत्स्य पालक हो बेहतर उत्पादन प्राप्त करके एक अच्छा मूल्य बाजार में प्राप्त करें। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मौसम समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश भर के सामान्य मौसम की बात करें तो देश के कुछ हिस्सों में सूखे की आशंका के बीच आधे से ज्यादा भारत में सामान्य बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार देश के 36 उपमंडलों में से 20 उपमंडल में सामान्य बारिश हुई है। देश के 58% हिस्से में सामान्य बारिश, जबकि 29% क्षेत्र में कम बारिश हुई है। देश के 13% क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 1-2 दिन वर्षा की संभावना नहीं बन रही है। आने वाले दिनों में बदली के छाए रहने की संभावना जताई गई है। लखनऊ का आज का अधिकतम तापमान 34.4 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। तो ये थे आज के मौसम समाचार। अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।